हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 7 अप्रैल 2021 की प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है E9 इनिशिएटिव के बारे में। E9 इनिशिएटिव न्यूज़ में रहा क्योंकि इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हाल ही में 9 देशों के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, जो बात करेंगे कैसे एक्सेलरेट किया जाए एजुकेशन को SDG 4 की तरफ। अब आपको याद होना चाहिए कि SDG 4 का जो गोल 4 था वो क्या था। वो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के बारे में था, जिसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई थी, यानी सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था। तो इसी के तहत जो 9 ऐसे देश हैं जहां सर्वाधिक इलिटरेट यानी अशिक्षित लोग हैं, उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग थी एक तरह से। तो ये पहली फेज को पूरा करेगी जो कि डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव की तरफ बात करता है। कोविड के टाइम में हमने और देखा है कि डिजिटल लर्निंग की वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधाएं हैं और कई ऐसा बड़ा तबका है जिनके पास डिजिटल सुविधाएं नहीं है, तो वो एजुकेशन से कट चुके हैं। ये इनिशिएटिव जो 2020 में ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग हुई थी, उनकी 3 प्रायोरिटीज पे फोकस करता है, जो कि है टीचर्स को सपोर्ट करना, स्किल्स में इन्वेस्ट करना और डिजिटल डिवाइड को कम करना। डिजिटल डिवाइड हम कैसे कम करेंगे? अगर हम जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सबको दे पाएँ तो वो डिवाइड कम हो जाएगा। तो अब बात आती है E9 इनिशिएटिव की। E9 इनिशिएटिव जैसे नाम से क्लियर है, एजुकेशन के बारे में और 9 देशों का इनिशिएटिव है जो 1993 में लॉन्च किया गया था। यूनेस्को के एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव के तहत ही आता है। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, मेक्सिको, नाइजीरिया और इंडोनेशिया। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज में से हैं और इनमें जो वर्ल्ड की 70% इलिटरेट एडल्ट हैं वो इनके अंदर रहते हैं। तो यहाँ अगर आपने एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ा दिया तो बाकी दुनिया का आप SDG 4 का गोल आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका लक्ष्य क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल की इनिशिएटिव की प्राप्ति करना, राइट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कंपैरेटिवली ईजी है इनको याद करना। ये समिट किसके तहत लीड की गई थी और एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव जो है वो कौन लीड करता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो लीड यूनेस्को कर रहा है। ऑब्वियसली इंडिया इसका पार्ट है, साउथ एशिया के बड़े देश इसका पार्ट है। इसका एम क्या है? लर्निंग नीड्स को पूरा करना, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, यूथ एंड एडल्ट एज वेल। ये शुरुआत असल में कहाँ से हुई थी? तो डकार फ्रेमवर्क ऑफ 2000 यानी 2000 में जो डकार फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया गया था, जिसके तहत एजुकेशन फॉर ऑल समिट के अंतर्गत ये फैसला लिया गया था कि हम वर्ल्ड ओवर एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। और फिर जब हमारे SDG गोल्स आए थे तो उसमें SDG 4 स्पेसिफिकली बात करता है एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में। ये था पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल बात करता है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जो ला पेरोस है। ये एक फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज है। ला पेरोस जिसे फ्रेंच में कहते हैं, आप इसको किसी भी तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। असल में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि क्वाड की जो नेवीज हैं, क्वाड में जो 4 देश हैं यानी USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज मिलके फ्रांस के साथ ये एक्सरसाइज करेंगे। और ये कहाँ हो रहा है? तो इंडियन ओशन में हो रहा है। ये एक जो एक्सरसाइज है इसका नाम ला पेरोस है, जो कि फ्रेंच मल्टीनेशनल एक नेवल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें अलग तरह के जो कॉम्प्लेक्स एंटी वॉरफेयर होते हैं, एंटी वॉर वॉरफेयर हुई, क्रॉस टेक फ्लाइंग ऑपरेशंस हुए या वेपन फायरिंग की जो एक्सरसाइजेस होती हैं, वो सभी इसके अंतर्गत की जाती हैं। इसके पार्टिसिपेंट्स ऑब्वियसली क्वाड के 4 मेंबर्स, उनकी नेवीज यानी ऑस्ट्रेलियन नेवी, US नेवी, जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और फ्रेंच नेवी होंगे। ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये ईस्टर्न इंडियन ओशन में किया जा रहा है। इंडियन नेवी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है पहली बार, ताकि इंडिया की भी हाई लेवल ऑफ सिनर्जी नेवी की जो बाकी देशों के साथ है और जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी इन जो फ्रेंडली नेवी कंट्रीज हैं इंडिया के, उनके साथ कैसे इंडिया की नेवी ढंग से कोलैबोरेट कर सकती है। जब हम ये पढ़ ही रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि याद कर लें कि हमारा फ्रांस के साथ और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जो कि हैं डेजर्ट नाइट 21, गरुड़ जो 2 बहुत फेमस एयर एक्सरसाइजेज हैं, फिर वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है और शक्ति एक आर्मी एक्सरसाइज है। फ्रांस, रशिया, USA के साथ जो भी नेवल एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए हमें उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये कर ही रहे हैं तो एक बार ये भी देखिए कि फ्रांस की लोकेशन कहाँ पर है। इंग्लिश चैनल किधर है? राइट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जस्ट किनारे में ही है। मेडिटेरेनियन सी भी इसके पास पड़ता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे आया कि मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इंग्लिश चैनल के बीच में कौन सा ऐसा समुद्री इलाका है जो फ्रांस के आसपास है, तो वो आप सही कर पाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके नज़दीकी कंट्रीज स्पेन, इटली, बेल्जियम एक्सेट्रा को आप मार्क कर पाए अपनी एटलस में। आगे बढ़ते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है प्रॉर IASE सॉफ्टवेयर के बारे में। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
पर आपको जब पता लगेगा किन लोगों ने इसे डिज़ाइन किया तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये डिज़ाइन किया गया है आईएससी बैंगलोर के द्वारा और साथ में ट्रॉरिगो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मदद करेगा, जो भी अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी किसी नई टेक्नोलॉजी या किसी नए तरीके का इजाद करता है जिस पे वो पेटेंट लेना चाहते हैं, तो पेटेंट फाइल करने के लिए जो प्रोसेस था वो काफ़ी कठिन हुआ करता था, उसको ये ऑटोमेट कर देगा। तो जो उसका लीगल पार्ट है, कानूनी और जो प्रशासनिक पार्ट है, यानी लीगल और जो ब्यूरोक्रेटिक पार्ट है पेटेंट प्रोसेस का, उसको ये तेज कर देगा, ऑटोमेट कर देगा। तो इससे जो लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपनी रजिस्टर करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए बहुत मददगार होगी। और इंडियन एकेडमिशियन द्वारा ये डेवलप किया गया है, तो काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी कम कॉस्ट में उपलब्ध है। बाकी सॉफ्टवेयर जो बाहर उपलब्ध हैं वो काफ़ी महंगे हैं। और अब जो नया इसका वर्जन 2021 में रिलीज किया गया है, ये फाइनेंशियल पार्ट को भी ऑटोमेट कर देगा। तो ये ऑटोमेशन बहुत हेल्पफुल होगी। इसका वर्जन 3 जो है वो 2022 में आएगा, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पेटेंट को इवेलुएट भी किया जा सकेगा, ताकि उन्हें पहले ही पता रहेगा कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है, तो उनका पेटेंट रिजेक्ट ना हो। तो इससे इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए एप्लीकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। खास बात, आईपीआर क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए पहले। आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स हैं जो एक व्यक्ति को मिलते हैं, किस लिए? क्योंकि अगर उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यानी बाय द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नया कंपोज कर सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या कुछ नया लिख सकते हैं। अगर आप राइटर है तो जो कोई सिंगर है, कंपोजर है, राइटर है, साइंटिस्ट है, या आपने कुछ नया डिजाइन किया, आप इंजीनियर है, या फिर कोई दवा का आविष्कार किया, तो इन सभी के लिए आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपका अधिकार मिलता है कि आपकी ये बौद्धिक प्रॉपर्टी है, तो उसकी भी रक्षा करनी चाहिए ना। नहीं तो कोई क्यों इनोवेट करेगा, क्यों मेहनत करेगा? तो उनसे बचाने के लिए ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दी जाती है कि कुछ समय के लिए आपका ये काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी हुई। तो इसके तहत एक कन्वेंशन थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, जिसको पहली बार पहचाना गया था पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत, जिसे बाद में बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क का नाम भी दिया गया। और ये दोनों ही जो ट्रीटीज हैं, दोनों ही जो प्रॉपर्टीज की जो कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म हैं, ये आते हैं किसके अंतर्गत? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPI के अंतर्गत। ये इन दोनों को एडमिनिस्टर करती है, इन दोनों ट्रीटीज को। तो पेटेंट क्या होते हैं? यानी ये आपको एक्सक्लूसिव एक तरह से लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरह से कि आपने ये इन्वेंट किया है, इस पे आपका अधिकार है, तो आप उसको बेच सकते हैं, उस पर आप रॉयल्टी ले सकते हैं। अगर आपने कोई किताब लिखी है, कोई कहानी लिखी है, कुछ आविष्कार किया है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है? अक्सर ये पेटेंट टाइम बाउंड होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार किताब लिख ली तो चिरकाल तक वो आपके साथ रहेगा। कुछ समय के लिए ही पेटेंट्स अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद उन्हें एक्सपायर कर दिया जाता है। जैसे इंडिया में 20 साल के लिए पेटेंट दिए जाते हैं। अगर आप शेक्सपियर की किताब पढ़ें तो उस पर कोई पेटेंट नहीं, आप पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वो 100 साल से पुरानी बुक हो गई है। तो वो वहां का रूल है जहां 100 साल किसी बुक को दिया गया टाइम, इंडिया में 20 साल का पेटेंट है। जैसे कोई दवा है तो 20 साल बाद, या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जो 20 साल बाद यूज में आ जा सकती हैं। तो अक्सर इनको एवरग्रीनिंग का शिकार अब किया जा रहा है कि लोग कुछ चेंजेस करके कहते हैं हमने नया प्रोसेस, कुछ नया इजाद कर दिया है, जबकि वही चीज होती है वो उसके प्रोसेस में कुछ बदलाव कर देते हैं, उसे एवरग्रीनिंग कहते हैं। तो पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग रोकने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इसके विषय में कभी डेप्थ में और बात करेंगे। आज जो पॉइंट है वो है इस सॉफ्टवेयर के बारे में। आगे बात करते हैं सदाबहार मैंगोज के बारे में। गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो उसी प्रकार आम भी आ रहा है। तो कोटा राजस्थान के किसान है श्री कृष्ण सुमन, उन्होंने एक इनोवेटिव मैंगो वैरायटी बनाई है जिसका नाम है सदाबहार। ये असल में एक ड्वार्फ मैंगो वैरायटी है। ड्वार्फ मैंगोज वो होते हैं, ड्वार्फ ट्रीज वो होते हैं जो छोटे साइज के होते हैं, तो इन्हें आप गमले के अंदर भी अपने ग्रो कर सकते हैं, राइट? तो घरों में भी ग्रो कर सकते हैं, छतों पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये स्मॉल वैरायटी के होने के बावजूद काफी मीठे हैं, इवन लंगड़ा बॉम्बे से भी मीठे हैं, और कई जो मेजर बीमारियां हैं उनसे रेसिस्टेंट है जो आम को होती हैं। तो ये किचन गार्डनिंग में काम आ सकते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकती है इनकी, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। उसका जो फ्लैश है वो काफ़ी, उसका कलर हल्का डीप ऑरेंज है, तो इसका पल भी काफ़ी काम में आ सकता है, जिसमें बहुत ही लेस फाइबर कंटेंट है, जो कि इसे बाकी वैरायटी से अलग बनाता है। तो इसीलिए इसका बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रोथ के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। तो ये जो इनोवेटिव एट्रीब्यूट है, इसको जो उन्होंने डेवलप किया है, इसको पहचान मिली क्योंकि जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है उन्होंने इसको वेरीफाई किया था। अब जब ये बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है वो किसके अंतर्गत आती है। ये असल में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। क्या? NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। उसने इस इनोवेशन को जो उन्होंने आम के साथ किया उसको भी वेरीफाई किया। तो ये बात हो गई NIF की। NIF ने इसकी फैसिलिटेशन में भी मदद की, इसकी प्लांटेशन की।
जो मुगल गार्डन है राष्ट्रीय भवन है वहाँ पर भी। और इस पूरे प्रोसेस को रजिस्टर किया गया है ICAR के थ्रू, जो कि NPGR है, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा जो ये श्री कृष्ण सुमन है, इनको 9th नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड भी दिया गया इस वैरायटी के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको अवार्ड कौन सा मिला, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है किस बॉडी के साथ इन्होंने काम किया और वैरायटी क्या चीज़ की है, मैंगो की है, राइट। तो ये भी जब बात करें तो NBPGR जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल पे एक बॉडी है जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज को मैनेज करती है, ये उसमें रिसर्च करती है, डेवलप करती है। जेनेटिकली रिसर्च चीज़ें बहुत महंगी होती है और इंडिया में खुद से डेवलप किया जाए तो काफ़ी उसका फायदा मिल सकता है। फिर एक और न्यूज़ है चाइना के रिगार्डिंग। चाइना ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है हाल ही में, जिसे वो विंटर ओलंपिक्स के बाद लॉन्च कर सकते हैं। इसका नाम है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, यानी डिजिटल RMB, जो चाइनीज करेंसी का नाम है। और ये एक डिजिटल करेंसी होगी, यानी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के द्वारा। वो एप्लीकेशन जैसे नोट RBI इंडिया में कहती है कि भाई हमने इसको ऑथराइज किया है, उसी प्रकार से वहाँ का जो पीपल बैंक ऑफ चाइना है उसके ऑथराइज ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, उससे आप ये कॉइन लेकर डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। चाइना के अलावा थाईलैंड, स्वीडन और साउथ कोरिया अपने अपने डिजिटल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन दूर करने की बात है कि ये जो डिजिटल करेंसी है ये आपकी UPI की तरह नहीं है, ये असल में एक लीगल टेंडर है जिसको गारंटी दे रहा है कौन, वहां का बैंक। तो बिटकॉइंस वगैरह की आपने बात सुनी होगी, तो ये उससे बढ़कर है क्योंकि यहाँ सरकारी बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, ये NFC के थ्रू दो फोन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। और जैसे नॉन बैंक पेमेंट करने के लिए अगर आपको बैंकिंग पेमेंट करनी है तो आपको बैंक का नंबर चाहिए, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपको अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ जो चाइना में है उससे अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप ये एक्सचेंज कर सकते हैं इस करेंसी को। तो ये डिजिटल करेंसी हुई जिसकी बात इंडिया में भी आगे जाकर होगी। किस देश ने किया ये हमें पता होना चाहिए। फिर बात आ रही है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की, जो कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। ये नया अपग्रेडेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया कोशिश करेगी जो इंडिया के डिजीज हैं उनको मैप करने के लिए, कहाँ पे कौन सी बीमारी है उनको मैनेज करने के लिए। ये अभी जो यूज करते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, उससे उसका डेवलप वर्जन है। इंडिया वर्ल्ड की पहली कंट्री है ऑलमोस्ट जिसने इतना एडवांस डिजिटल सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल किया है। क्या करता है ये, इसमें जो भी डिजीज को लेके उसका डेटा एंट्री है या उसको मैनेजमेंट को लेके कहाँ क्या कार्य हो रहे हैं उसके बारे में सारा डेटा मिलता है। तो रियल टाइम डेटा डिजिटल मोड में मिलता है, तो आपको पता रहता है कि लेट्स से अगर हम TB की बात करें तो हमें पता रहेगा कितने पेशेंट्स हैं, कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, या किस राज्य में प्रॉब्लम्स आगे बढ़ सकती हैं, हमें क्या करना है। तो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म है, राइट। अगला पॉइंट आता है INS विराट के बारे में। INS विराट जिसको डीकमीशन किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका है। और जो इसके जो स्क्रैप के लिए इसका यूज जो प्राइवेट कंपनी कर रही थी उसने इसको 40% तक तोड़ भी दिया है। इसके बारे में बात चल रही थी, कंपनी इसको म्यूजियम बनाना चाहती थी, इंडिया के नेवी के साथ इसके पुराने संबंध है इस चक्कर में, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा कि क्योंकि ये किसी प्राइवेट कंपनी को बेचा जा चुका है जो ऑलरेडी इसकी स्क्रैपिंग कर चुका है, तोड़ के अलग कर चुका है। ये दूसरा सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था जो पहले ब्रिटिश नेवी के अंदर था, फिर ये इंडिया को 1980 में बेचा गया और इंडिया के कई मिशंस में साथ रहा। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काम करने वाला एक वॉरशिप है। और खास बात यह है INS विराट की कि इसमें कई सारे इंडिया के जो बड़े बड़े नामी गिरामी जेट्स हैं वो हुए, या हेलीकॉप्टर्स जैसे ध्रुव या चेतक या कॉमो 31, ऐसे चीज़ें इनके अंदर रहा करती थी, इसके ऊपर काम कर चुके हैं। कई ऑपरेशन मर्सी, ऑपरेशन जुपिटर, पराक्रम, इन सभी में ये योगदान दे चुका है। मालाबार, वरुण या नसीम अल बहर और ट्रोपेक्स जैसे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं किन किन देशों के साथ है, मालाबार USA, वरुण फ्रेंच के साथ और नसीम अल बहर ओमान के साथ है। तो ये यहाँ ये एक्सरसाइज में हिस्सा भी ले चुका है। इसको 2017 में डिकमीशन किया गया। क्यों डिकमीशन किया गया, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया हांगकांग की जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स की पॉलिसी है, यानी शिप्स को भी रिसाइकिल करना पड़ेगा, साउंड एंड सेफ होना चाहिए। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, बूढ़ा है, पुराना है, अगर वो डूब गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस बातों में ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी ऐसा ही एक रिसाइकलिंग ऑफ शिप बिल पास किया। कब, 2019 में। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिकमीशन 2017 में हुआ, 19 में हमने वो बिल अडॉप्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और जो मल्टीलेटरल कन्वेंशन है ये बात करता है किस चीज़ के बारे में, सेफ और एनवायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के बारे में। तो ये थे आज की डिस्कशन। देखते हैं आपको इसमें से कितने आंसर सही आते हैं। E9 इनिशिएटिव बात करता है रिकवरी और एडवांसमेंट की SDG 4 एजेंडा को लेकर बाय रैपिड चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, ट्रू है या फॉल्स है। एक्सरसाइज ला पेरोस जो है वो फ्रेंच मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, ट्रू या फॉल्स। प्रॉर और IAC सॉफ्टवेयर जो है
ये सिंगल प्लेटफॉर्म देता है ऑल इंडियन सिटीजन्स को पैन इंडिया ई गव सर्विसेज के लिए। सदाबहार एक इनोवेटिव मैंगो वैरायटी है जो ड्राफ्ट वैरायटी ऑफ मैंगो है। NIF एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। बताइए इनमें से क्या सही है या क्या गलत है, ये इसके आंसर्स हैं। आई होप आपने सारे आंसर सही किए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।